नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो आज से चुनाव प्रचार थम गया। त्योहारों के बाजार की तरह आप रोज हर छोटे बड़े मंझोले नेताओं से मंडी की तरह योजनाओं के बारे में सुनते रहे होंगे अब तक। माफ कीजिए, आ जाओ ले जाओ, ये सब आज से बंद हो गया। अब नेताजी आपके लाउड स्पीकर से नहीं बोलेंगे, आपके घर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कान में फुसफुसाएंगे, निवेदन करेंगे, कहीं कहीं पर आपकी त्योहारों वाली बची हुई खातिरदारी भी करेंगे। खातिरदारी को कोट अनकोट कर लीजिएगा, यानी व्यक्तिगत प्रलोभन भी अब दिए जाएंगे। अब एमपी के तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख मतदाता के बोलने की बारी शुरू हुई है। 17 नवंबर को होगा मतदान। इस बार के चुनाव में एमपी से कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 2280 पुरुष प्रत्याशी हैं और 252 महिला हैं मात्र। एक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भी हैं। बीजेपी की ओर से कुल 230 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 203 पुरुष और 27 महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के 230 प्रत्याशियों में 200 पुरुष और 30 महिला उम्मीदवार हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 1166 है। इनमें से 10,078 पुरुष और 88 महिला उम्मीदवार हैं। बड़े वजनी से आंकड़े हैं, लेकिन आपको बताना इसलिए भी जरूरी है कि कौन कहां कितने कैसी जमावट दोनों दलों ने की है। दोनों तरफ से जो मुफ्तखोर बनाने के प्रयास इस चुनाव में हुए, तो किस दल की मुफ्तखोरी की स्कीम्स वोटर को पसंद आएंगी? वोटर वक्त है बदलाव का सोचकर वोट डालेगा या फिर अब की बार फिर भाजपा सरकार का नारा बुलंद करेगा? इतने आक्रामक प्रचार के दौरान लगभग मौन रहे वोटर की आवाज कौन सा दल 5 सालों तक सुनेगा और कौन गदगद होगा? सुनेगा यानी उसके कान में गूंजेगी यदि हार जाएगा तो। महिलाओं और युवा वोटर्स की कितनी बड़ी भूमिका इस चुनाव में होगी? अंतिम वक्त में जाते जाते आज भी जो मुख्यमंत्री लॉलीपॉप महिलाओं को घोषणा की शक्ल में देकर गए हैं, क्या वो असर करेगी या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दावे चौपट प्रदेश कर दिया को जनता सच मानेगी? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन आपको रस्मन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो अब नेताओं के भाषणों का शोर थम गया। आज से चुनाव प्रचार खत्म हुआ। अब आपको लंबे लंबे भाषण, अतिशयोक्ति से भरे वादे सुनाई नहीं देंगे। अब बोलने की बारी वोटर्स की है। एमपी के तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख मतदाता की खामोशी एक दिन के बाद टूटेगी। 17 को मतदान होगा। आज प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने धुआंधार रैलियां की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुछ जगह प्रचार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश भाजपा के कई नेताओं को निशाने पर लिया। इस बार एमपी के चुनाव प्रचार में नेताओं का शोर बहुत था, लेकिन मतदाता खामोश था। प्रियंका सहित कांग्रेस के सभी नेताओं ने उन विषयों को छूने की कोशिश की है जो वोटर्स को अपील कर सकते हैं। करेंगे कितना, ये अभी तय नहीं है। मोदी जी का क्या कहना? देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए, काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट ले, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस की तुलना में बहुत अधिक मेहनत की है। प्रदेश स्तर की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी धुआंधार रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र सरकार की पूरी कैबिनेट ने एक तरह से एमपी में कैंप ही कर रखा था। इस बार बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे रखकर वोट मांगा है। मोदी अपनी हर सभा में कांग्रेसियों को भी निशाने पर लेते रहे हैं और अपनी विकास की गारंटी भी गिनाते रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिए की गई अपनी घोषणाओं को लेकर बहुत इत्मीनान में है। आज जाते जाते भी वो एक घोषणा और कर गए। उन्हें लगता है ये उनका मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, लेकिन तर्क फिर वही कि उनके लगने और वोटर के लगने में अंतर का पता तो अभी लगाया नहीं जा सकता। लाडली बहना के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं लखपति बहना योजना। लखपति बहना का मतलब है
अपने घर का कामकाज करते हुए मेरी हर बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाए और साल में उसकी कमाई 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाए। इस बार के चुनाव में दोनों ही दलों की तरफ से जितनी मुफ्त की प्रलोभन देने वाली घोषणाएं की गई हैं, उतनी संभवतः कभी नहीं की गई। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस जो भी घोषणा करती थी, शिवराज जी बतौर मुख्यमंत्री उसे फौरन अमल में ला देते थे। जनता ने एक तरफ के वादे सुन लिए, दूसरी तरफ से मुफ्त में मिल रही योजनाओं को भी कबूल कर लिया, लेकिन किसे वे इसका शुक्रिया वोट देकर करेंगी, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को जब नतीजे आ रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों को मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वदेश शर्मा है हमारे साथ, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। स्वागत है स्वदेश जी का। दूसरे मेहमान अजय धवले, जो बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजय जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान है योगी राज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेश जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं स्वदेश जी से। क्या आकलन आया स्वदेश जी? आज तो सब थम गया प्रचार, मतलब अब क्या बन रही सरकार? देखिए, मुझसे ज्यादा तो आप खुद भी समझ रहे हैं कि स्थितियां क्या है। मैं समझता हूं कि मैं एक प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं। तेंदुखेड़ा से लेके अटेट तक मैंने लगातार संपर्क किया और कैंपेनिंग की प्रत्याशियों की। इसके पहले मैंने ये देखा, जो जितने भी सर्वे आए उन सर्वे को अगर देख लिया जाए और आज की जो स्थिति देख ली जाए तो 150 प्लस सीटें कांग्रेस लेकर के आ रही है और सरकार बना रही है। और ये ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो मैं कल से ही लौटा हूं, कल भी डिबेट की थी और आज डिबेट की है। मैं ये समझता हूं कि डिबेट से तकरीबन 20 दिन से मैं गायब था, लेकिन लगातार कैंपेनिंग में था। और उस कैंपेनिंग में जो निचोड़ निकला है तो ये 50% कमीशन की सरकार महाकाल को निचोड़ा। ये सरकार की स्थितियां बिल्कुल सामने स्पष्ट हो चुकी है और स्पष्ट हो ही नहीं चुकी है। आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मुझे होल्ड किया गया है। क्या आवाज? जी नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए, सुन रहा है दर्शक आपको। अब यहाँ ग्वालियर चंबल की बात करें तो जो नरेंद्र सिंह तोमर मेरे जमाने में पार्षद हुआ करते थे ग्वालियर नगर निगम में, और उनके पास एक स्कूटर था, जो उनका बेटा 10,000 करोड़ की डील की बात कर रहा है और वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। मतलब 50% कमीशन की जो सरकार है, ये इस बात का ठप्पा लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत प्रगति की है और पैसे को लेकर तो इतनी प्रगति। पहले सवाल में पूरा वक्त दिया, आपकी पूरी मोटी मोटी बात ले ली। मैं अजय जी को इन कर लेता हूं। अजय जी, वही सवाल सेम कि अब तो थम गया प्रचार, क्या इनपुट आया? मतलब क्या उम्मीद जग रही है आपकी? अब की बार फिर भाजपा सरकार की उम्मीद है? जी प्रवीण जी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी और MP के मन में मोदी है, ये निश्चित रूप से इन चुनाव के जो नतीजे आएंगे उससे स्पष्ट होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी दी है और भाजपा का भरोसा है। और ये दोनों चीजें मोदी जी ने पूरे कैंपेन के दौरान, और आप भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन की शुरुआत जो की थी वो हमने 20 वर्षों में एक बीमारू मध्य टैग वाले मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसा बनाया है ये बताकर की थी। तो हमने विकास के एजेंडे पे चुनाव चालू किया था। ये लोग अलग अलग विषय से चुनाव भटकाने की उन्होंने प्रक्रियाएं की। आज जैसा कि स्वदेश जी कह रहे हैं कि एक वीडियो आया है जिस वीडियो की खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुष्टि नहीं करते, उन्होंने ये पत्रकार वार्ता में भी कहा था कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तो ऐसे सेंसेशनल वीडियो से इन्होंने सेंसेशन क्रिएट की, मॉर्फ वीडियो से सेंसेशन क्रिएट करने की प्रयास किए, स्वीकार किया और प्रमाण के साथ कहा है। स्वदेश जी सुन लेते हैं, स्वदेश जी पर पहले सवाल से शोर हो जाएगा। उन्होंने आपको सुना, अजय जी ने बारीक पूरी इत्मीनान से सुन लेते हैं। अजय जी तो देखिए, मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है। कांग्रेस ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर अगर चुनाव जीतना चाहती है तो मध्य प्रदेश की जनता विगत 20 वर्षों से विकास के एजेंडे वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन रही है। और निश्चित रूप से एक ऐसे प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है कि मध्य प्रदेश उनके मन में बसता है, और मध्य प्रदेश भी कह रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप हमारे मन में बसता है। इसलिए कल का इंदौर का रोड शो देख लीजिए। भारत के इतिहास में किसी राष्ट्रीय नेता को सुनने के लिए देश की जनता ऐसे उमड़ पड़ती है, तो आपको वहां के जनता का मैंडेट और पॉपुलर मैंडेट। ठीक है, आपको पर्याप्त। अजय जी आपको माफ कीजिए, रोकूंगा। योगी राज योगेश जी को इन करते। योगेश जी, दोनों के दावे अलग अलग है और जाहिर तौर पर इनसे इसी दावे की उम्मीद की जाना चाहिए। पॉलिटिकल लोग हैं ये लोग, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए प्रवीण जी, ये जो चुनाव इस समय जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 25 वर्षों में ऐसा चुनाव नहीं हुआ। इतना नेक टू नेक फाइट, और ये कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि साहब हम जीत रहे हैं, और कोई ये भी नहीं कह रहा है कि हम हार रहे हैं। हालांकि हार रहे हैं तो कोई स्वीकार करता ही नहीं है, कोई बोलता नहीं। हाँ, लेकिन ये कि हर प्रत्याशी, हर पार्टी अपने जीत के 100 गुना दावे कर रहा है।
लेकिन ये कई मायनों में बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव हो गया है। आप देखिए 2-3 सेगमेंट पे सेंटर्ड हुआ ये पूरा का पूरा चुनाव, और मुझे लगता है कि वो जिसको अपन बोल सकते हैं कोर इश्यूज उनको बोल सकते हैं। बीजेपी पूरी तरह, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, पूरी तरह उन्होंने महिलाओं पर सेंटर्ड किया, और उनके केंद्रीय नेताओं ने ओन नहीं किया उसे। हाँ, ये बात आखिरी में किया। हाँ, लेकिन वो अंत तक शिवराज सिंह चौहान आज तक उसी पर अड़े रहे, क्योंकि उनके सामने वो 1.20 करोड़, सवा करोड़ के आसपास महिला मतदाता उनके सामने, एक वो बड़ा फिगर है। दूसरा, प्रधानमंत्री और सेंट्रल मिनिस्टर के आप ये देखिए, इन्होंने जो बातें की, ट्राइबल को उन्होंने बहुत फोकस किया, और ट्राइबल, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मध्य प्रदेश में, 47 सीटें और 70-80 सीटों पर इफेक्ट डालते हैं वो, तो उन्होंने उस चीज़ को संभाला। तो इन्होंने करीब 70% ये जो दो बड़े इश्यूज हैं इनको साधने की कोशिश की। कांग्रेस भी करीब इसी विषय पर आसपास रही, फ्री की घोषणाओं पर आसपास रही। सिर्फ दिक्कत ये हो गई कि दोनों ही दलों की तरफ से बागी इतने जबरदस्त हुए कि उनको संभालना दोनों के बस की बात नहीं रही। और आप ये देखना कि बागी ही दोनों दलों का खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि 35-35 बागी दोनों दलों के, जिनको समझाने की लाख कोशिश हुई, बावजूद इसके वो नहीं माने, कुछ जगह मान गए, लेकिन फिर भी इंटरनल रूप से वो बैठे नहीं है। तो ये मतलब ये सारी योजनाओं, सारी मुफ्त की घोषणाओं से भी ज्यादा कोई इफेक्ट इस चुनाव में डालेंगे तो वो बागी डालेंगे। एक बार स्वदेश जी को इन करते हैं। स्वदेश जी, ये बड़ा मतलब टारगेटेड तरीके से शिवराज जी खास तौर पर, पूरी बीजेपी तो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि बीजेपी बहुत ओन नहीं कर रही, लेकिन बहुत एक लक्ष्य बना के वो जैसे ये कह भी रहे थे योगी राज जी की भाई 1.25 करोड़ महिला मतदाताओं पर फोकस करके उन्होंने काम किया। तो कोई संशय ऐसा तो नहीं है आपको कि लाडली बहना तमाम भैया के पक्ष में चली जाएं तो फिर मुश्किल नहीं हो जाए आपके लिए? देखिए, मध्य प्रदेश की बहनें बहुत समझदार है, उनको ये पता है कि 19 साल से इनकी सरकार है, और इसमें कोरोना का एक ऐसा दौर भी आया कि बहनों ने 1100 का सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया, उनको जीवन यापन करना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, उन्होंने अपने परिजनों को खोया, 5 लाख लोगों की मौतें हुई, और घर बिक गए, मकान बिक गए, जमीन जायदाद बिक गई, कर्जे में दब गए। तब इनको कभी याद नहीं आई लाडली बहनों की। लाडली बहनों की याद कब आई? जब नारी सम्मान योजना, कमानी कमलनाथ जी की योजना सामने आई, तो उन्होंने कहा आप क्या करें, लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आ जाए। तो बहनें ये समझती अच्छे से, और अब वो 3-3 हजार के पोस्टर लगा रखे थे पूरे प्रदेश में, वो गायब दिखाई दे रहे हैं। और अपने इनका जो संकल्प पत्र है, जो संकल्प पत्र में अगर मेरे विद्वान प्रवक्ता बैठे अजय जी अगर बता दें, उसमें लाडली बहना योजना का कोई जिक्र नहीं है। पूरी उनके महिलाओं से लेकर के इनके 5 पन्ने हैं, उन 5 पन्नों में महिलाओं का जो लाडली बहना योजना उसका जिक्र नहीं है। अभी मैं योगी राज जी को सुन रहा था, योगी राज जी ने जैसे आदिवासियों को कहा है, तो आदिवासियों पे कितना ही फोकस कर ले। पहले भी आदिवासियों ने कांग्रेस को चुना था, और आज तो ये स्थिति है कि आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब करना भारतीय जनता पार्टी का सगल बन गया। अब बात करते हैं बागियों की, तो बागियों में रूलिंग पार्टी के एमएलए पार्टी छोड़ते हैं, चाहे के श्रीवास्तव जी हो, चाहे वो वीरेंद्र रघुवंशी हो। मैं समझता हूँ बागियों की संख्या अगर दिग्गज नेताओं की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छोड़े हैं। जवाब लेते हैं अजय जी से, जवाब लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जितनी आपकी बातें थी वो ले ली। अजय जी जवाब लेते हैं। अजय जी, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगा कि अगर मान लीजिए ये इत्मीनान करा दिया होगा कांग्रेस में, मुझे नहीं पता कराया कि नहीं कराया, लेकिन अगर ये इत्मीनान करा दिया होगा महिलाओं के मन में कि साहब ये तो बिल्कुल एंड टाइम में लेके आए थे योजना, इसका मतलब बहुत बड़े ये आपके हितचिंतक नहीं है, तो ये फिर ये पासा उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा आपके लिए अजय जी, महिला वोटर के संदर्भ में? प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी विमेन एम्पावरमेंट से ज्यादा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है, विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात करती है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में हमेशा जब भी नीतियां बनती है, महिलाएं हमेशा हमारे केंद्र बिंदु होती है कि देश सशक्त तभी होगा, देश की आधी आबादी नारी शक्ति सशक्त होगी। देखिए, आपने बहुत ही प्रधानमंत्री जी को मत लाइए, महिलाओं को लेकर मत आइए, मेरा प्रश्न सदैव जी सुन लीजिए, शोर हो जाता है, सुन लीजिए, पर आपकी बारी में वो बोले तो बिल्कुल शोर हो जाएगा, फिर वो शोर में ही तब्दील हो जाएगा। सुन लेते हैं, हाँ बोलिए स्वदेश जी, सुन लीजिए। बोलिए स्वदेश जी, बहुत ही ताजा उदाहरण है। आप 50 वर्षों से अधिक शासन काल में रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम आपकी सरकार द्वारा किया गया, और कन्वीनियंटली जब भारतीय जनता पार्टी एक अधिनियम को लेके आई, तब आप कहते हैं कि हम इसके समर्थन में। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, लाडली बहना योजना बंद करने के क्रियाकलाप आपकी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। खुले पंचों से सार्वजनिक तौर पर आप लोग कह रहे हैं कि सरकार आते ही सुन लीजिए सर, सुन लीजिए 1 करोड़ अजय जी क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ, पूरे देश
में नाम 1 करेगा करोड़ और 32 प्रदेश लाख में लाडली बहनें हैं बेरोजगारी प्रवीण जी हटेगी, मध्य प्रदेश महिलाओं को में। संरक्षण मिलेगा, स्वदेश जी उनका दर्द किसानों हिम्मत को करके दिखाए, कर्ज माफी उन होगी लाडली बहनों के और सशक्तिकरण छोटे को रोक के किसानों की दिखाए। 5 अगर इनमें वास्तव में हिम्मत होगी तो ये मंच से कह बिजली दें बिल कि 200 लाडली तक का बहना हाफ योजना होगा। बंद करके दिखाएं। ठीक है। महिलाओं का सशक्तिकरण अगर किसी सरकार ने ठीक है, माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को इन करूंगा, योगी राज जी को इन करूंगा, माफ कीजिए। और मैं अनुरोध करूंगा दोनों अपने पैनलिस्ट से कि अपनी बारी बोलेंगे तो शोर होता चला जाएगा, फिर उनकी बारी में वो, उनकी बारी में वो, में दिक्कत हो जाएगी। तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, योगी राज जी को। योगी राज जी, ये बात जो कही जा रही है कि भाई ठीक है, इन्होंने टारगेट तो कर लिया, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन एक परसेप्शन अगर कांग्रेस बना पाई हो कि नहीं ये बिल्कुल आखिरी वक्त में शुरू हुई, जैसे आज तो बिल्कुल मतदान खत्म होने के वक्त वो कह रहे हैं कि लखपति बना दूंगा, तो वोटर समझता होगा ना भाई कि ये तो चुनावी घोषणाएं, लॉलीपॉप है एक तरह का। देखिए, ये हो सकता है किसी को अतिशयोक्ति लगे, लेकिन महिलाओं के मामले में शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा सा एज है मेरे आकलन के मुताबिक, और वो इसलिए कि मध्य प्रदेश में उन्होंने वीमन से कम महिला बच्चों से एक आत्मीय रिश्ता बना के रखा बनाया, और पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत कन्या पूजन से पैर पड़ के करता है। तो मैं इस तरफ मैं नहीं जा रहा किसी की पार्टी के पक्ष में, लेकिन जो कनेक्शन वाली जो बात है वो उन्होंने उसको बनाया और निभाया। और आप ये देखो, उनकी चुनावी सभाओं में भी आप ये देखिए कि ज़्यादातर भीड़ जो रहती है वो महिलाओं की रहती है। अब वो कांग्रेस भले ही आरोप लगाया कि साहब ये लाई गई हैं या बुलाई गई है, ये दीगर बात है, लेकिन फिर भी एक उन्होंने एक कनेक्शन तो स्थापित किया। एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का आप चुनावी कैंपेन आप देखो, तीनों 3 इश्यूज़ पर सेंटर्ड रहे। शिवराज सिंह चौहान जहाँ महिलाओं पर केंद्रित है, वहीं मोदी ने फोकस किया गारंटी पर, जो कि कांग्रेस की बहुत बड़ी इश्यूज था कि हम फ्री की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मोदी ने उनको ये बताने की कोशिश की कि मोदी की गारंटी असली गारंटी। और इन सबके बीच एक जिसको मास्टर स्ट्रोक मारा वो अमित शाह ने मारा, वो सनातन और राम मंदिर पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि साल राम मंदिर बन रहा है और ये हमारा कोर इश्यूज था। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने 3 अलग अलग सेगमेंट में 3 बड़े नेताओं ने काम किया बीजेपी के। नहीं तो कांग्रेस ने भी उसी तरह 3 हिस्से बांट दिए थे भाई। सोनिया, मैंने जितना मैं उसे परिभाषित कर पाया भाई, प्रियंका ट्राइबल पे बात करती थी, ट्राइबल इलाके, ट्राइबल और एससी में ही उनके ज्यादातर दौरे हुए। आज ये दतिया, और ये छोड़ो दतिया को ही मान लो आप कि भाई वहां भी एससी है, तो उन्होंने भी इसी तरह से बांट के। कमलनाथ करप्शन पे बोलते थे केवल इनके। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, करप्शन की आप बात कर रहे हैं, ये करप्शन का मुद्दा कर्नाटक में जिस ताकत के साथ कांग्रेस ने उठाया और वहां एस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, पे सीएम करके उन्होंने जो एक कैंपेन उन्होंने चलाया। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 50% करप्शन का मामला उठाया जरूर, लेकिन वो एस्टेब्लिश करने में मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी असफल रही। और आप ये देखिए कि ट्राइबल की जहाँ तक प्रियंका गांधी भी बात कर रही हैं और कमलनाथ जी गारंटी की बात कर रहे हैं, फ्री की स्कीम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्कीम्स में से आपसे कौन तादाद स्थापित कर रहा है। एक और बस उदाहरण देके मैं बात समाप्त करूंगा। लाडली के अगेंस्ट में कमलनाथ जी ने भी नारी शक्ति सम्मान को लेकर योजना लॉन्च की थी कि हम भी 3,000 रुपये देंगे, लेकिन कई इलाके में जब मैंने भी जाके देखा तो फॉर्म भरने वाले वहां नहीं मिले। तो लेकिन बावजूद इसके दोनों पार्टी में अभी भी कह रहा हूं इतना जबरदस्त टक्कर है कि आप बहुत आसानी से। स्वदेश जी को इन करते हैं एक बार। स्वदेश जी, ज्यादा आक्रामक प्रचार, मेरे पास ये लिस्ट है अभी, ज्यादा आक्रामक प्रचार बीजेपी ने किया आपकी तुलना में। बहुत बड़े बड़े तमाम बड़े नेता उन्होंने झोंक दिए और कहा यह जाता है कि भाई अगर आप अंतिम ओवर में तेज खेलते हो तो रन तो बनते हैं, स्कोर हो जाता है। ये कोई चिंता या फिक्र नहीं है आपके मन में? प्रवीण दुबे जी, आप विद्वान पत्रकार हैं और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश ही नहीं देश के नामचीन पत्रकारों में आप आते हैं। आपने देखा होगा इससे ज्यादा ताकत तो लगाई थी इन्होंने कर्नाटक में, जहां इनको फायदापा में फाटक लगा। उससे ज्यादा ताकत लगाई थी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में। एक बागी प्रत्याशी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने फोन पर मोबिलाइज करने का तक बात की थी, वीडियो वायरल भी हुए। यहाँ तो ये स्थिति हो गई कि इनके मुन्ना भैया, जिन्हें मुन्ना केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो मीडिया प्रेमी होते हुए भी आज मीडिया को के सामने नहीं आ पा रहे, मीडिया को धक्का मार के आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक शब्द नहीं निकल पा रहा है मुंह से। तो ये 50% की कमीशन, इस बात को मध्य प्रदेश की जनता जानती है, बहनें जानती है कि हम सुरक्षित नहीं है, आदिवासी भाई भाई जानते हैं कि हमारे चेहरों पर पेशाब की जाती है, फिर ढोंग दिखावा, कन्या पूजन, ये सारी बातें हो सकती है। और आज सवाल अभी जैसे योगी राज जी ने कहा कि वो इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए और इसके बदले में कमलनाथ जी नारी सम्मान योजना पहले डिक्लेयर हुई, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना भाई, लाडली लक्ष्मी तो पुरानी है, बहना नहीं है।
उसमें भी ये कितनी भी नकल कर ले, अरे इनको नकल करनी थी, छत्तीसगढ़ सरकार की नकल कर लेते तो आज मध्य प्रदेश का उत्थान हो गया होता। वहाँ बेरोजगारी में ये समझ लीजिए। जवाब लेंगे, अजय जी का जवाब लेंगे। अब अजय जी का जवाब लेंगे। सुदेश जी, अनुरोध करूंगा कि सुनिएगा आप उन्हें भी। अजय जी, ये योगीराज जी का भी मानना है कि भाई महिलाओं से शिवराज जी ने कनेक्ट किया और मतलब कनेक्ट हुई होंगी महिलाएं। मैं ये लिस्ट भी देख रहा हूं आपकी कि 160 सभाएं करा डाले आप उनसे, रैलियां और ये सब, और मोदी जी की 15, अमित शाह जी की 21, प्रदेश अध्यक्ष जी की 50। तो इतना ही जब इन्हें करना था तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया भाई? इनका चेहरा क्यों किनारे कर दिया? फिर इन्हीं से कहते हैं कि भाई अगला चेहरा हमारे शिवराज जी हैं, इन्हें किनारे कर दिया, काम पूरा ले रहे हो आप इनसे। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि शिवराज जी कई मंचों से कह चुके हैं कि एक कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता ही नेता बनता है, कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है। और माननीय शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मध्य प्रदेश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एक क्रेडिटेबल कैंपेन की। अगर आप प्रवीण जी आंकड़े गिना रहे, भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कैंपेन क्यों किया? क्योंकि आपके पास क्रेडिटेबल फेसेस है, आपके पास एक ऐसी लीडरशिप है जिसको विश्वसनीयता है। कांग्रेस के पास क्या है? राहुल गांधी जी आते हैं, पूरे के पूरे देश में उनका मजाक उड़ता है। ये अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में कांग्रेस को 24 से अधिक चुनाव हरा चुके हैं। प्रियंका जी पहली बार मध्य प्रदेश आई थी, कही थी कि मैं अगली बार आऊंगी, घोटालों की लिस्ट लेके आऊंगी। उसके बाद कई बार आई, लेकिन घोटालों की लिस्ट लेके नहीं आई, क्योंकि मध्य प्रदेश में घोटालों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ है और ये घोटाले नहीं बता सकते। रही बात इनके कैंपेन की, तो विश्वसनीय चेहरे आपके पास नहीं होने से आपको खड़गे जी जैसे व्यक्ति को लाना पड़ता है जिसका जनाधार नहीं है। खड़गे जी वही व्यक्ति हैं जिनके बेटे सार्वजनिक रूप से सनातन और हिंदुत्व के लिए क्या क्या बोल चुके हैं, वो पूरे देश ने देखा है। तो आपके पास ऐसा एक एक्सेप्टेबल चेहरा नहीं था जिससे आप खड़गे जी के बेटे पर आरोप लगाने से पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। प्रवक्ता जी आप गलत बोल रहे हैं, जानकारी दुरुस्त कीजिए अपनी। आपको जानकारी पूरी नहीं है, अधूरी जानकारी लेकर के आप टीवी एक बड़े चैनल पर बैठे हैं। आप खड़गे जी के बेटे पर प्रियांक खड़गे के भाषण सुन लीजिए। स्वदेश जी, प्रियांक खड़गे जी के भाषण सुन लीजिए। आप वरिष्ठ नेता प्रियांक खड़गे जी का भाषण सुन लीजिए। सनातन के बारे में आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अब तीसरे जो बातें जिन बातों की, अब तीसरे मेहमान को करूंगा भाई। तीसरे मेहमान शोर हो जाता है तो वो मजा नहीं आता, मतलब मुझे नहीं, दर्शकों को मजा नहीं आता। योगीराज जी, एक जो बात हमने उनसे पूछी अजय जी से, वो आपसे ही पूछूंगा कि यदि मान लीजिए इतना ज्यादा इन्हें झोंक दिया, यदि मान लीजिए अभी भी वो इस तरह से उनका चुनाव जिताऊ मटेरियल हैं यदि शिवराज जी, तो फिर क्यों बीजेपी ने किनारे किया? क्यों इतने सारे 11 या 8 या 9 पता नहीं कितने चेहरे हैं, वो सब कैंपेन में होने चाहिए थे, समान कद के पोस्टर बना के होने चाहिए थे, प्रोजेक्ट करना था फिर शिवराज जी को। देखिए, मतलब संशय तो पार्टी के मन में भी था ना कि ये नहीं जिता पाएंगे। नहीं, बिल्कुल था। और आप ये देखिए 6 महीने पहले का आप सीनेरियो देखो, आप तो भाजपा तो 75 सीट के आसपास भी नजर नहीं आ रही थी। तो जब ऐसी रिपोर्ट आलाकमान के पास जाती है तो सीएम चेहरा क्यों, सीएम से डिक्लेरेशन क्यों करेंगे वो? और इसीलिए बीजेपी के पक्ष में एक बात ये जरूर है कि इनके पास प्लेयर बहुत अच्छे अच्छे हैं और उन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। सबने जो उनको लगा, जैसे जिसको जैसा लगा उन्होंने उसको ऑन किया और उसी के हिसाब से वो कैंपेन में गए। मैं तो ये आश्चर्यजनक हूं कि बीजेपी इतनी टक्कर पे कैसे आ गई। भाई आप देखो 2-3 महीनों में कितना तेजी से माहौल बदला। और जहाँ तक बागियों की भी आप बात देखो, मध्य प्रदेश में भी पिछले 1 महीने पहले अमित शाह जी ने कैंपेन किया था, ये 3 दिन मध्य प्रदेश में रहे थे, तो काफी हद तक उन्होंने बागियों को मनाने की कोशिश की और आंशिक सफलता भी उनको मिली। आंशिक ही मिली, हाँ बिल्कुल आंशिक मिली। क्योंकि मैं फिर भी कह रहा हूँ, अभी भी आप ये देखना, ये बागी इस बार बहुत भयंकर खेल बिगाड़ेंगे। और इसके अलावा इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात हुई कि ट्राइबल के 2 बड़े पॉकेट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, एक धार झाबुआ अलीराजपुर और एक महाकौशल में जहां से आप भी आते हैं। वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है बहुत ताकत के सामने के साथ है और कम से कम 4-5 सीटों पर वो खेल करने जा रही है। और ऐसे ही आप इस अंचल में आप चले जाएं, धार अलीराजपुर झाबुआ में, या बीआरएस भी है तो ओबीसी भी है। तो ये जो 2-3 जो पॉकेट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉकेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस चुनाव में, जिसको कि बहुत पहले पार्टियां तवज्जो नहीं दिया करती थी, लेकिन आज इनका रोल वोट कटवा के हैं जिन्हें। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब अब अखिलेश यादव जैसा आदमी कमलनाथ जी को भड़का देते हैं, तो उनको पता है कहीं ना कहीं
कि हो सकता है हमारे 2 4 5 भी कैंडिडेट आ गए तो फिर हम आपको बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएंगे, और ऐसी स्थिति इस बार मध्य अजय जी प्रदेश में दिख रही है। एक बार अजय जी के बजाय मैं आऊंगा स्वदेश जी को इन कर लेता हूं, सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ, बारी भी उन्हीं की है। स्वदेश जी, ये जो संगठन और पॉलिटिकल पार्टी, संगठन माफ कीजिए, जो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई, जिनका कभी आपके साथ दिखती, कभी खिलाफ दिखती, कहाँ साथ है कहाँ खिलाफ है, इसको भी लेके बारीक लाइनें जो हैं वो खींची हुई हैं, इनका डर नहीं है और बागियों का डर नहीं है क्या? देखिए प्रवीण जी, यहाँ बने हैं। मैं समझता हूँ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस इसलिए मजबूत हुई है, इसलिए स्तर तक मजबूत हुई है कि इसकी मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जब मैंने कैंपेनिंग की पूरे संभाग में, तो मैं यही देख रहा हूँ कि कांग्रेस शिफ्ट कर रही है। मतलब ये स्थिति हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की एक आध सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये स्थिति मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत पसोपेश में है। कहाँ पे एक आध सीट आ जाए? कहाँ की बात कर रहा है? ग्वालियर चंबल? ग्वालियर चंबल संभाग में स्थिति ये बदल गई है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कैंडिडेट जिताना बहुत मुश्किल की बात है। बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रही है भाजपा। जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल वक्त फिसल रहा है, क्योंकि अजय जी का जवाब ले लेते हैं। अजय जी, बिल्कुल एक सीट के लाले पड़ गए आपको। 34 सीटें हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो ग्वालियर चंबल में, एक नहीं आ रही है आपकी, ऐसा तो दावा है। स्वदेश जी, ग्वालियर चंबल के ही मैं प्रवीण जी को कहता हूं कि प्रवीण जी 3 दिसंबर को एक हाथ डिबेट और हो जाओ। अरे रोज करेंगे डिबेट सर, 3 दिसंबर को तो सुबह से करेंगे, कल वोटिंग के दिन भी करेंगे। अजय जी बोलिए अजय जी, बोलिए। मध्य प्रदेश की राजनीति को थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ, लेकिन ऐतिहासिक मैंडेट ग्वालियर चंबल से भी देखेंगे। रही बात आपके, तो ये आपके सुनिए, अखिलेश जी मध्य प्रदेश में आपका कमलनाथ जी को एजोल्ड कह गए कि कमलनाथ जी बूढ़ा हो गए, तो आपका जो इंडी गठबंधन है, आइडियोलॉजिकल इंबैलेंस आपका और आइडियोलॉजिकल डायलेमा मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। तो रही बात आपके गठबंधन की भी मुख्य ठीक है, माफ कीजिए, मैं जाता योगी राज जी के पास, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चूंकि प्रचार तो थम गए, अब जो भी दावे आपको सुनने मिलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, वो न्यूज चैनल के स्टूडियो में मिलेंगे। कुछ भी करिए, किसे भी जो आपको पसंद हो उस व्यक्ति को वोट करिए, लेकिन ये अपील मैं जरूर करूंगा कि वोट बहुत जिम्मेदारी से करिएगा और किसी प्रलोभन या किसी के बहकावे या किसी डर में आके मत करिएगा, क्योंकि मतदान आपका सबसे बड़ा अधिकार है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।